हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट क्लासेस। मैं संदीप कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, आज का जो सेशन है हम लोग का क्लास 10th का बहुपद जो सेकंड चैप्टर चालू हो रहा है। आज इसका हम लोग क्या करेंगे, बेसिक चीजें जानने का प्रयास करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, चैप्टर की शुरुआत करेंगे। तो बहुत ही जरूरी होता है किसी भी चैप्टर का बैकग्राउंड जानना या उसका इंट्रोडक्शन करना। अगर आप उस चैप्टर के बारे में आपको नॉलेज है, तभी आप क्या कर सकते हैं, बेहतर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, बेहतर तरीके से सवाल को हल कर सकते हैं। तो यह एकदम बेसिक तरीके से आपको ये चीजें सिखाई जा रही हैं। आप चैनल से जुड़ करके बेसिक से बेसिक, अर्थात कहने का मतलब यह है कि एकदम छोटी छोटी बातों को ध्यान दिया जाता है ताकि आप अच्छे से क्वेश्चन को क्या कर सके, समझ सके। तो आज हम लोग का चैप्टर है बहुपद, और बहुपद का हम लोग आज परिचय जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर में बहुपद होता क्या है, किन किन चीजों से बहुपद मिलकर के बना होता है, इस बहुपद के शून्यक और इससे कौन कौन से फार्मूले हैं जो हमें हाई स्कूल में क्या करने हैं, जानने हैं, जिससे हम क्या कर सके, बोर्ड एग्जाम में सवाल को हल कर सके। बता दें दोस्तों, इस चैनल से बहुत ही बेहतर रिजल्ट कई बच्चों का आया है। आप विश्वास कीजिए, 100 में 100 मार्क लेकर के इस चैनल से पढ़ करके बच्चे लाए हैं। तो आप भी उम्मीद मत छोड़िएगा, आपका भी 100 में 100 मार्क दिलाने का हम लोग काम करेंगे। मेहनत मेरे साथ करना है, आपको प्रैक्टिस मेरे साथ करना है। आपको यहाँ तक मंजिल तक पहुंचाने में मैं भरपूर जो है क्या करूंगा, सहयोग करूंगा। ठीक है, तो आइए दोस्तों, बिना देर के क्लास को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चीज दोस्तों यह है कि हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि बहुपद होता क्या है। इसका परिचय हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर में बहुपद कहते किसको है। ठीक है, परिचय। सबसे पहले परिचय जब समझ लेंगे इस चीज को, सवाल को हल करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। तो जानिए परिचय इसका, बहुपद क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग बहुपद देखते हैं। बहुपद क्या होता है इसको हम लोग समझेंगे पहले। बहुपद, बहुपद को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं क्या, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल बोला जाता है। होता क्या है इसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, पहले मैं एग्जाम्पल लिखूंगा फिर इसकी परिभाषा लिखूंगा। तो पहले एग्जाम्पल देखिए, अगर मैं कहूं कि 3x² प्लस में क्या है 5x, प्लस में क्या है 3 है। ठीक है, इस तरीके से कोई चीज लिखा हुआ है, समझ लीजिए। इसमें देख रहे हैं कि इसमें चर राशि भी शामिल है, इसमें अचर राशि भी शामिल है, और भी चीजें इसमें हैं जो हमें आगे चल करके समझना है डिटेल में। लेकिन बस इतना समझिए कि इसमें चर राशि भी है और अचर राशि भी है। अचर राशि क्या है, जो संख्याएं दी गई हैं। चर राशि क्या है, जो ए से लेकर के जेड तक अक्षर लिखे गए हैं, जिनका मान बदलेगा उसे हम लोग क्या कहते हैं, चर राशि। आगे उसको भी हम लोग समझेंगे। तो जो दो चीजें इसमें क्या है, शामिल है। दोनों चीजों में यह देख रहा है कि यक्ष के ऊपर कुछ न कुछ घात चढ़ा हुआ है। यहाँ पर घात क्या है, एक है, और यहाँ पर घात क्या है, दो है। पावर जो लगा हुआ है, एक और दो लगा हुआ है। तो मुझे किसी दूसरे चीज से मतलब नहीं है, बस मुझे हम लोग इतना जानना है कि जो 3x, जो यक्ष है और इसमें यक्ष शामिल है, उस यक्ष के ऊपर घात जो है वो कैसा है। तो घात यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है कि घात एक पूर्ण संख्या है। क्या है, घात जो दिखने के लिए मिल रहा है एक पूर्ण संख्या, एक भी पूर्ण संख्या है और दो भी क्या है, पूर्ण संख्या है। तो बस यहीं से हमारा क्या होता है, परिभाषा स्टार्ट होता है कि बहुपद किसे कहेंगे। बहुपद किसे कहेंगे, तो चर राशियों के ऊपर, चर राशियों के ऊपर, चर राशियों के ऊपर घात पूर्ण संख्या हो, पूर्ण संख्या हो, उसे बहुपद कहा जाता है। चर राशियों के ऊपर घात अगर पूर्ण संख्या है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे बहुपद कहते हैं। इस चीज को आपको याद रखना है। ठीक है, अगर कोई भी इस तरीके से संख्या लिखी गई, बीजीय व्यंजक लिखे गए हैं, तो आपको क्या रखना है कि चर राशि को देखना है। अगर चर राशि के ऊपर घात के रूप में अगर पूर्ण संख्या है, तो हम क्या कहेंगे, उसे बहुपद कहेंगे। तो पूर्ण संख्या के बारे में डिटेल में पहले लेक्चर में वीडियो के बताया गया कि पूर्ण संख्या क्या होती है। शून्य सहित सभी प्राकृतिक संख्याओं को हम लोग क्या बोलते हैं, बोलते हैं पूर्ण संख्या। ठीक है, शून्य सहित सभी, शून्य सहित सभी प्राकृतिक संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या।
तो अगर कोई ऐसी चीजें लिखे गए हैं और घात के रूप में एक पूर्ण संख्या हो तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, बहुपद कहेंगे। चलिए दोस्तों कुछ प्रैक्टिस आपसे करवाते हैं कि एग्जाम्पल के थ्रू कि आप समझ पाए कि बहुपद होता क्या है। ठीक है, अगर हम आपसे पूछे कि बताइए 4x प्लस में 1 लिखा हुआ है तो क्या यह बहुपद होगा, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल होगा, क्योंकि इसमें जो चर राशि है वह यक्स है। क्या है, यक्स। और इस यक्स के ऊपर जो घात है कुछ नहीं तो एक घात है, और एक घात है तो एक हमारी क्या है, पूर्ण संख्या है, अर्थात यह क्या होगा, बहुपद होगा। ठीक है, और एग्जाम्पल अगर हम कहें कि रूट के अंदर एक्स है और प्लस में 3 है तो क्या यह बहुपद होगा, तो आप ध्यान दीजिए इसमें चर राशि क्या है, यक्स है, और यक्स के ऊपर अगर घात करड़ी को हटाएंगे तो 1 में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और प्लस में क्या 3 आ जाएगा। तो यक्स के ऊपर जो घात है वह पूर्ण संख्या नहीं है, यक्स के ऊपर जो घात है वह पूर्ण संख्या नहीं है, अर्थात यह एक बहुपद नहीं है। इस चीज को आप याद रखना है। ठीक है, और भी आपको प्रैक्टिस करना है। मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है यक्स क्यू, ठीक है, प्लस में लिखा है यक्स, क्या यह बहुपद होगा, तो इसमें दो दो यक्स दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर 3 घात है, इसके ऊपर घात 1 है, इन दोनों के ऊपर घात पूर्ण संख्या है, अर्थात यह क्या होगा, बहुपद होगा। तो बस मुझे क्या करना है, चर राशि के ऊपर देखना है। यहाँ पर लिखा है वाई धन वाई क्यू और प्लस में 1 लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर घात देखिए, y के ऊपर कितना घात है, 3 है, यहाँ y के ऊपर कितना घात है, 1 है। तो जो 3 और 1 है क्या एक पूर्ण संख्या है, बिल्कुल है, तो ये क्या कहलाएगा, बहुपद कहलाएगा। तो इस तरीके से हम समझ रहे हैं कि किसी भी चर राशि के ऊपर यदि अगर पूर्ण संख्या है घात के रूप में तो हमारा क्या होगा, बहुपद होगा। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है। ठीक है, तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि सर जी बहुपद हम लोग को समझ में आ गया होगा कि बहुपद होता क्या है। किसी भी चर राशि के ऊपर यदि घात के रूप में पूर्ण संख्या है तो वह क्या होगा, हमारा बहुपद होगा, अन्यथा की स्थिति में वो बहुपद नहीं होगा। अगर आपसे पूछ दिया जाए y प्लस में 1/y क्या बहुपद है कि नहीं है, तो कहेंगे सर जी यहाँ भी घात 1 है, यहाँ भी घात 1 का बहुपद होना चाहिए। लेकिन अब थोड़ा सा इसको ध्यान से देखेंगे तो आप इसको ऊपर ले जाइए, तो y के ऊपर जब हम ले जाएंगे इसको ऊपर तो हमेशा एक घात रहता है, और नीचे से जब ऊपर जाएगा तो घात माइनस में हो जाएगा, अर्थात यह बहुपद नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक पूर्ण संख्या नहीं आ रही है, अर्थात यह बहुपद नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्लास 9th में डिटेल में हमने क्या किया होगा, आपको समझाया होगा कि बहुपद होता क्या है और कौन कौन से बहुपद हैं और कौन कौन से बहुपद नहीं है। ठीक है, चलिए दोस्तों बहुपद को हम समझ लिए। अब बहुपद किससे किससे मिल के बना होता है इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, बहुपद को देखेंगे, बहुपद किससे किससे मिल करके बना होता है, उसको बोलते हैं बहुपद का अवयव। बहुपद का या बहुपद के अवयव कहने का मतलब है कि जो बहुपद बना हुआ है वह किससे किससे बना हुआ है, पार्ट्स ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, किससे बहुपद बना हुआ है ये चीजें हमें जाननी है। तो अगर किसी भी बहुपद में देखेंगे तो आपको 4 चीजें देखने के लिए मिल सकती है। ठीक है, कितनी चीजें देखने के लिए मिलेंगी, तो 4 चीजें आपको देखने के लिए मिलती हैं। ठीक है, याद रखिएगा कितनी चीजें, 4 चीजें, और चारों चीजों को आपको ध्यान से याद रखने की जरूरत है। एक तो चर राशि मिल सकती है, ठीक है, चर राशि, और दूसरा हमें क्या मिल सकता है, दूसरा मिलेगा मुझे अचर राशि। एक चर राशि होगा, दूसरा क्या होगा, अचर राशि होगा। ठीक है, और क्या मिलेंगे, एक पद मिल सकता है, ठीक है, पद मिलेगा, और एक क्या मिलेगा, और एक गुणांक मिल सकता है। ठीक है, गुणांक मिल जाएगा। तो कितनी चीजें मिल रही है, 4 चीजें। किसी भी बहुपद में 4 चीजें देखने के लिए मिलेंगी। चर राशि, ठीक है, चर को हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है, वेरिएबल बोला जाता है, वेरिएबल। ठीक है, अचर को हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट, कांस्टेंट बोलते हैं। पद को हम लोग क्या बोलते हैं, टर्म बोलते हैं, और गुणांक हम बोलते हैं कोएफिशिएंट। ठीक है, इस तरीके से देख रहे हैं कि चर राशि, अचर राशि,
चर है, अचर है, पद है और गुणांक, इन चारों को मिला करके हमारा क्या बन रहा है, बहुपद बन रहा है। तो किसी को बहुपद बनने में चर, अचर और पद और गुणांक चारों चीजें मिलेंगी तो हमारा क्या बन जाएगा, बहुपद। एक एग्जाम्पल लेकर के समझते हैं दोस्तों, एक एग्जाम्पल के थ्रू, कि कौन कौन उसमें चर है, कौन पद है, कौन गुणांक है, कौन क्या है। ठीक है, तो एक एक हम समझिए, एग्जाम्पल में लेता हूँ, एग्जाम्पल से समझिएगा। जैसे हमने लिखा 3x³ या 3x² प्लस में क्या लिखा 4x, अब प्लस में हमने लिख लिया क्या, 5 लिख लिया। ठीक है, अब बताइए ध्यान से, पूछे आपसे चर राशि कौन है, तो जो ए से लेकर के जेड तक अक्षर होंगे, ए से लेकर के जेड तक अक्षर होंगे, जिनका मान जो होगा ना हमेशा बदलता रहे, फिक्स न रहे। आपने पढ़ा होगा यक्स का मान कभी 3 आता है, यक्स का मान कभी 5 आता है, यक्स का मान कभी 2 आता है, यक्स का मान कभी -1/2 आता है। तो इस तरीके से अगर जो मान आ रहा है तो उसे हम लोग बोलते हैं चर राशि। और इसमें चर राशि आपको पता है कि जो यक्स है वो क्या है, चर है इसमें। ठीक है, इसमें क्या है, यक्स जो है क्या है, चर है। ठीक है, आगे देखिए, दूसरा क्या है, अचर पद। तो अचर पद क्या है, जिसके साथ यक्स नहीं है वह हमारा क्या कहलाएगा, अचर पद। तो यहाँ पर 5 जो है हमारा क्या है, अचर पद है। ठीक है, यह संख्या होती है, पूर्ण रूप से संख्या होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अचर पद बोलते हैं। ठीक है, अब इसको पद की बात किया जाए, पद, पद का मतलब टर्म होता है। ठीक है, तो प्लस या माइनस से या जो अलग हुआ है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पद बोलते हैं। तो 3x² भी पद है, एक पद, 4x भी एक पद है। ठीक है, 5 भी क्या है, एक पद है। तो इसमें कितने पद दिखाई दे रहा है, 3 पद। कितने पद, 3 पद। यह अलग एक पद है, 4x एक अलग पद है और 5 एक अलग पद है। पद को जानने के लिए आप प्लस और जो माइनस दिया रहता है ना वही पद को बताता है। ठीक है, प्लस या माइनस से अलग हुआ रहे उसको पद को हम लोग क्या कर लेंगे, जान जाएंगे। ठीक है, अब गुणांक क्या होता है। ठीक है, गुणांक, गुणांक का मतलब जो चर राशि के आगे, गुणांक किसे कहेंगे, जो चर राशि के आगे जो संख्याएं लिखी रहती हैं गुणे के रूप में, वही क्या होता है, उसका गुणांक होता है। तो आपसे पूछा जाएगा, बताइए x² का गुणांक कितना होगा, तो x² का गुणांक क्या है, 3। तो x² का गुणांक, x² का जो गुणांक होगा वो कितना है, 3 है। और यक्स का गुणांक कितना है, यक्स का गुणांक हुआ है 4। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या लिए, गुणांक को भी समझ लिए, पद को भी समझ लिए, अचर को भी पद समझ लिए और चर को भी समझ लिए। अब यहाँ पे परिभाषा अगर लिखना चाहते तो लिख सकते हैं, चर राशि किसे कहेंगे, ऐसी राशि जिसका मान क्या हो, बदलता रहता है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, चर राशि बोलेंगे। अचर राशि, ऐसा मान जिसका मान क्या हो, बदलता ना हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, अचर पद। और पद का मतलब प्लस या माइनस से जो संख्याएं अलग हुई रहती है उसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, पद बोल रहे हैं। और यहाँ जो चर राशियों के गुणांक के रूप में या गुणे के रूप में स्थित होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, गुणांक कहते हैं। इस तरीके से चारों चीज से मिलकर के क्या बनता है, हमारा बहुपद बना हुआ है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों यह बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गई होंगी कि चर क्या होता है, अचर क्या होता है, पद क्या होता है, गुणांक क्या होता है। और एक बहुपद में सारी चीजें देखने के लिए क्या होती हैं, मिलती हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद करते हैं सारी चीजें समझ में आ रही होंगी अच्छी तरीके से। आइए हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब आइए बहुपद की घात क्या होता है, समझिए बात को। ठीक है, बहुपद की घात किसे कहते हैं, बहुपद की घात किसे कहा जाएगा, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। ठीक है, बहुपद की घात क्या होती है तो याद रखिएगा। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका परिभाषा लिखेंगे, बहुपद की घात किसे कहेंगे। ठीक है, बहुपद की घात, यहाँ 3x² लिखा हुआ है, प्लस में यहाँ 4x लिखा हुआ है और यहाँ क्या लिखा है, 6 लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस बहुपद में हम देख रहे हैं कि यक्स जो है चर राशि है। ठीक है, चर राशि है, और जो सबसे अधिकतम जो चर राशि पे घात है वो कितना है, 2 है। ठीक है, यहाँ भी चर राशि यक्स है, यहाँ भी चर राशि यक्स है, और इसमें सबसे जो अधिकतम घात है, यहाँ घात जो है 1 है, यहाँ कितना 2 है। तो जो इस बहुपद में सबसे अधिकतम घात होगा, मैक्सिमम मैक्सिमम जो घात होगा ना वही बहुपद क्या कहलाएगा, घात कहलाएगा। तो इसका घात क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो किसी भी बहुपद में चर राशि के ऊपर
किसी बहुपद में चर राशि के ऊपर जो सबसे अधिकतम घात होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, बहुपद की घात कहते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे क्या, किसी चर राशि में, सॉरी किसी बहुपद में, किसी बहुपद में चर राशि के ऊपर, चर राशि के ऊपर अधिकतम घात को, अधिकतम घात को बहुपद का घात कहते हैं। घात को बहुपद का घात कहा जाता है, बहुपद का घात कहा जाता है। ठीक है, तो यहां से अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि अगर कोई बहुपद लिखा हुआ है तो उसके, उस बहुपद में जो चर राशि के ऊपर सबसे मैक्सिमम पावर होगा या सबसे मैक्सिमम घात होगा उसे हम क्या कहेंगे, बहुपद की घात। अब थोड़ा सा मैं प्रैक्टिस करा देता हूँ आपको, यहाँ प्रैक्टिस कर लीजिए फटाफट, समझ जाइए बहुपद की घात कितनी होगी। ठीक है, यहाँ 3-4 क्वेश्चन मैं लूंगा और आप फटाफट क्या कर लीजिए उसका जवाब देते रहिएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछे बहुपद का घात क्या होता है तो यहाँ बताइएगा। अगर हम पूछे बताइए 4x प्लस में 3, इस बहुपद का घात कितना होगा, तो कहेंगे सर इसमें चर राशि क्या है, x है और x के पावर 1 है, तो यही बहुपद का क्या हो जाएगा, घात हो जाएगा। ठीक है, हम पूछे 3x² और प्लस में क्या है 4, इस बहुपद का घात बताइए, तो कहेंगे सर जी ये 2 है, जो सबसे मैक्सिमम घात है यही क्या हो जाएगा, बहुपद की घात हो जाएगा। अगर हम कहें 3x³ प्लस में 4x² प्लस में 2x प्लस में 5, इस बहुपद का घात बताइए, तो सबसे अधिकतम घात क्या दिखाई दे रहा है, 3, इस बहुपद क्या हो जाएगा, घात हो जाएगा। ठीक है, y के पावर 4 है प्लस में 4 है, इसका घात बताना है, तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इस तरीके से अगर हम कहें कि 3y माइनस प्लस में 3y³ और प्लस में 5 लिखा है, तो इस बहुपद का घात बताइए, इस बहुपद का घात फटाक से बताएंगे अब कितना होगा, 3 होगा। ठीक है, तो इस तरीके से कोई भी अगर बहुपद दिया है तो उसके चर राशि पर देखेंगे सबसे जो अधिकतम घात होगा वही बहुपद का क्या कहलाएगा, घात कहलाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों यह बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए बिल्कुल आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। अब बहुपद का वर्गीकरण करते हैं। ठीक है, बहुपद का वर्गीकरण, बहुपद का वर्गीकरण, बहुपद का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, बहुपद का हमें क्या करना है, वर्गीकरण करना है। ठीक है, बहुपद को हम दो तरीकों से बांट सकते हैं। ठीक है, कितने तरीकों से, दो तरीकों से बांट सकते हैं। ठीक, एक, एक पद के आधार पर, पद के आधार पर। ठीक है, और एक हमारा क्या हो जाएगा, घात के आधार पर, घात के आधार पर, घात के आधार पर। ठीक है, एक हम पद के आधार पे बांट सकते हैं, एक हम क्या कर सकते हैं, घात के आधार पे बांट सकते हैं। ठीक है, जो पद के आधार पे होता है इसको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, कितने भागों में बांट सकते हैं, 3 भागों में। एक को बोलते हैं क्या, एक पदी, एक पदी बहुपद, इसको बोलते हैं द्विपदी बहुपद, द्विपदी बहुपद। एक होता है त्रिपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद। ठीक है, इसको बोलते हैं मोनोमियल, मोनोमियल, बाइनोमोनियल, इसको बोलते हैं ट्राइनोमोनियल, ट्राइनोमियल। ठीक है, एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी। घात के आधार पे बांटे तो इसको घात के आधार पे क्या कर सकते हैं, 3 भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, कितने भागों में बांट सकते हैं, 3 भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, 3 भागों में इसको बांट सकते हैं। कौन कौन, एक होता है रैखिक,
एक होता है दोस्तों रैखिक, ठीक है, रैखिक, और दूसरा क्या है, द्विघाती बहुपद, और एक होता है त्रिघाती बहुपद, ठीक है। एक रैखिक होता है और एक द्विघाती होता है, त्रिघाती होता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, लीनियर, एक होता है क्वाड्रिक, एक होता है क्यूबिक, ठीक है। तीन तरीके से क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं, दो तरीकों से। बहुपद का वर्गीकरण दो भागों में हम कर सकते हैं, एक पद के आधार पर और क्या होता है, घात के आधार पर। पद के आधार पर भी तीन भागों में और घात के आधार पर भी तीन भागों में। पद हमने समझाया था आपको। अगर आपसे पूछें कि एक पदी बहुपद का उदाहरण दीजिए, तो आप एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं, बहुत सारा एग्जाम्पल आप क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। जैसे वाई स्क्वायर, एक्स क्यूब, वाई क्यूब, इस तरीके से यह क्या है, एक पदी बहुपद है, ठीक है। द्विपदी बहुपद में अगर देखें तो द्विपदी बहुपद में x+1, एक्स क्यूब प्लस में 4, वाई क्यूब प्लस में 2, इस तरीके से क्या हो जाएगा, कितने पद दिखाई दे रहे हैं, दो पद दिखाई दे रहे हैं, तो ये क्या है, द्विपदी है। अगर त्रिपदी की बात किया जाए, त्रिपदी की बात किया जाए तो यहाँ भी एग्जाम्पल त्रिपदी में देख लीजिए, एक्स क्यूब प्लस में एक्स धन 3, एक्स स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 3, इस तरीके से। इसमें कितने पद दिखाई दे रहे हैं, एक दो तीन, एक दो तीन, इसमें कितने पद, एक दो, एक दो, एक दो, इसमें कितने पद, एक पद, इसमें एक पद, इसमें एक पद। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, पद के आधार पर इसको हम तीन भागों में बांट सकते हैं, एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी। घात के आधार पर क्या कर सकते हैं, इसको हम वर्गीकृत किया है घात के आधार पर तीन भागों में, तो घात के आधार पर भी इसको हम क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं। इसका अगर एग्जाम्पल देखें, इसका अगर एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल इसका क्या हो जाएगा, चलिए यहाँ पे एग्जाम्पल इसका नोट कर देते हैं। इसका एग्जाम्पल देखिएगा, रैखिक में क्या होगा, x+1, यानी घात जो हो ना रैखिक में क्या होता है, रैखिक का मतलब उसका घात जो मैक्सिमम होना चाहिए, कितनी होना चाहिए, एक होना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से y+2, ठीक, इस तरीके से जो होगा बहुपद उसे हम क्या कहेंगे, रैखिक बहुपद, क्योंकि इसका जो घात है ना वो क्या है, एक है। मैक्सिमम घात कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए। अगर द्विघाती बहुपद की बात किया जाए तो इसका एग्जाम्पल समझ लीजिए, द्विघाती बहुपद में क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में क्या हो जाएगा 3, ये क्या है, द्विघाती बहुपद है। उसके बाद वाई स्क्वायर माइनस में 3, ये भी क्या है, द्विघाती बहुपद है। इसमें पद से कोई मतलब नहीं है, जो मैक्सिमम घात है उससे मतलब है। तो घात इसका अधिकतम घात 2 है, इसमें अधिकतम घात क्या है, 2 है, तो इसे हम क्या कहेंगे, द्विघाती बहुपद कहेंगे, ठीक है। अब आइए त्रिघाती बहुपद के बारे में, जिसमें अधिकतम घात कितना हो, 3 हो, जैसे एक्स क्यूब। अब कहेंगे त्रिघाती बहुपद है, बिल्कुल है, एक ही पद है उससे मतलब नहीं है, घात इसका कितना है, 3 है। एक्स क्यूब प्लस में 2, ये भी त्रिघाती बहुपद। वाई क्यूब प्लस में 2y² माइनस में 3y प्लस में 4, ये भी क्या है, त्रिघाती बहुपद है, ठीक है। क्योंकि अधिकतम जो घात है इसका कितना है, 3, तो बस जो अधिकतम घात होता है उसी के आधार पर क्या कर सकते हैं, हम बांट सकते हैं रैखिक, द्विघाती और त्रिघाती। इसमें क्या होगा, मैक्सिमम जो पावर होगा कितना होगा, एक होना चाहिए, मैक्सिमम पावर कितना होगा, एक। इसमें मैक्सिमम पावर कितना होगा, इसमें मैक्सिमम पावर कितना होगा, तो ये हो जाएगा 2। इसका मैक्सिमम पावर कितना हो जाएगा, इसका मैक्सिमम पावर हो जाएगा 3। तो अधिकतम जो घात हो, एक है, दो है, तीन है, उसी के आधार पर हमने क्या कर दिया, इसको बांट दिया। इसको हमने किसके आधार पर बांट दिया, पद के आधार पर बांट दिया। स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों, हम आगे बढ़े। अब समझते हैं हम लोग शून्यक क्या होता है, ठीक है। शून्यक, शून्यक क्या होता है, या बहुपद के शून्यक, बहुपद के शून्यक, बहुपद के शून्यक क्या होता है, ठीक है। जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, बहुपद के हमें शून्यक पता करना है,
बहुपद के क्या करना है, शून्य पता करना है। ठीक है, बहुपद की क्या पता करना है हम लोग को, शून्य पता करना है। ठीक है, बहुपद के शून्य का अगर हमें जानना है तो बहुपद के शून्य क्या होता है। ठीक है, चर राशि का वह मान या जिस मान पर कोई बहुपद जिस मान पर कोई बहुपद शून्य हो जाए शून्य हो जाए उसे उस बहुपद का उस बहुपद का शून्य कहते हैं। शून्य कहते हैं यानी अगर कोई बहुपद दिया है और उसमें चर राशि का अगर मान हम रखें तो अगर वह शून्य हो जाएगा तो उस बहुपद का क्या कहलाएगा, वो शून्य कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल हम लेते हैं आपको समझाने के लिए, यहाँ एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे तरीके से आप समझ पाएंगे। ठीक है, हमने लिखा है x+5। ठीक है, इसका हमें बहुपद पता करना है, सॉरी शून्य पता करना है। क्या पता करना है, शून्य पता करना है। तो कुछ मत करिए, इसी के बराबर आप 0 मान लीजिए। तो x+5 बराबर 0 और यहाँ से x का मान निकालिए तो 5 को पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, -5। मतलब यह है कि x के स्थान पर यदि हम -5 रखें तो यह शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शून्य। तो -5 इस बहुपद का क्या कहलाएगा, शून्य कहलाएगा। x के स्थान में -5 रखेंगे, प्लस में 5 ऑलरेडी है, कटेगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 0। तो आपको समझ में आ रहा है कि जो भी मान है, चर राशि का जो भी मान है, अगर उस बहुपद में रखने पर शून्य हो गया तो उस बहुपद का क्या कहलाएगा, वो शून्य कहलाएगा। जैसे में एक और एग्जाम्पल लीजिए, x² माइनस में 25 बराबर में क्या है, 0 है। ठीक है, इसका शून्य पता करना है। तो कुछ मत करिए, x² का मान निकालिए तो x बराबर हो जाएगा 25, उधर जाकर प्लस में x बराबर हो जाएगा रूट के अंदर क्या, 25। अब इसको हल करेंगे तो x बराबर हो जाएगा +-5। ठीक है, x का मान कितना निकलेगा, प्लस माइनस, रूट के अंदर से कोई संख्याएं निकलती है तो प्लस में भी होती है और माइनस में रहती है। तो यानी कहने का मतलब है कि x का मान अगर +5 लेंगे तब भी शून्य हो जाएगा, और x का मान जितना कम माइनस में लेंगे तब भी शून्य हो जाएगा। यानी प्लस में लेंगे तब भी शून्य, माइनस में लेंगे तब भी शून्य। एक चीज आपको यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि अगर वह जितने घात वाला बहुपद होगा, अगर रैखिक बहुपद है तो उसके 1 शून्य होंगे, द्विघाती बहुपद है तो 2 शून्य होंगे, त्रिघाती बहुपद है तो 3 शून्य होंगे। अर्थात किसी बहुपद के जितने घात वाला बहुपद होगा, वो जितने घात वाला बहुपद होगा उसके उतने शून्य निकल करके आएंगे। तो अगर हम आपसे पूछेंगे बताइए कैसा बहुपद है, तो कहेंगे सही द्विघाती बहुपद है, इसके 2 शून्य निकल करके आ रहे हैं, एक प्लस और एक -5, +5 एक -5। अगर दोनों को x के स्थान पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। नहीं विश्वास से चेक कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। x² अब माइनस में 25 के स्थान पर अगर एक बार +5 ले तो 5 का स्क्वायर माइनस में क्या हो जाएगा, 25। 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 - 25 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब यहाँ -5 एक बार रख के चेक कर लेते हैं। तो -5 जब रखेंगे, -5 जब रखेंगे तो क्या होगा, यहाँ हो जाएगा -5 का स्क्वायर, क्योंकि x के स्थान पर -5 लेना है। अब माइनस में क्या है, 25। माइनस वाली संख्याओं का अगर हम वर्ग करते हैं तो कितना आता है, प्लस प्लस में 25 आएगा, और माइनस में 25 घटेगा तो क्या बचेगा, 0। तो इस तरीके से देख रहे हैं क्या, दोनों मान इसको क्या कर रहा है, शून्य कर रहा है। अर्थात इसके शून्य क्या हो जाएंगे, +5 और -5। ठीक है, तो बहुपद के शून्य का आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आइए बहुपद, अब यहाँ समझते हैं कि द्विघात बहुपद के शून्य क्यों और गुणांकों में संबंध क्या है। द्विघात बहुपद जो हम लोग चैप्टर में पढ़ना है, यहाँ इसको मोस्ट इंपोर्टेंट कर लीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट कर लीजिएगा। इसको हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। ठीक, सवाल लगाएंगे इससे। द्विघात बहुपद तथा इनके शून्यकों के बीच इनके शून्यकों के बीच संबंध क्या है। ठीक है, बीच क्या है, संबंध क्या है, के बीच संबंध। ठीक है, यह जो भी हम चीज बता रहे हैं यहाँ पे इंपोर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है,
मान लीजिए हमारे पास कोई बहुपद है, ठीक है, हम बहुपद को मान लिए ax स्क्वायर प्लस में bx और प्लस में क्या है c है। ये क्या है तो याद रख सकते हैं क्या है, पहले इसको ध्यान से समझिएगा। ये हमारा क्या है, मानक है, स्टैंडर्ड द्विघात समीकरण है, ठीक है, स्टैंडर्ड द्विघात क्या है समीकरण है, मानक रूप है, मानक क्या है रूप है, ठीक है। इसे हम द्विघात बहुपद कहेंगे क्योंकि चर राशि के ऊपर सबसे अधिकतम घात क्या है, 2 है, और 2 क्या है जब अधिकतम घात, इसे हम क्या कहेंगे द्विघात बहुपद। तो कह रहा है कि इसके गुणांकों में कुछ संबंध होगा, क्या होगा, इसके गुणांकों में कुछ संबंध होगा, उस संबंध को बताइए। तो अगर हम माने, अगर हम क्या कर ले, मान ले, माना दिए गए द्विघात बहुपद के, माना दिए गए द्विघात बहुपद के, माना दिए गए द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा प्लस बीटा है, या अल्फा और बीटा है, अल्फा और बीटा है, तो इनके शून्यकों का योगफल क्या होगा, शून्यकों का योगफल, इनके शून्यकों का योगफल क्या होगा, शून्यकों का योगफल और एक शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। हमें योगफल निकालना है, गुणनफल निकालना है, मतलब जो जो गुणांक दिए गए हैं, ठीक है, शून्यकों का जो जो शून्यक है उनका योगफल अगर निकालना हो और उनका गुणनफल निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो हम फार्मूला यूज करेंगे, उस फार्मूले से निकाल लेंगे, ठीक है। शून्यकों का योगफल अगर निकालें तो हम उसको लिखते हैं क्या, माइनस एक्स का गुणांक और बट्टे में क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणा। अगर इस शून्यकों का मुझे योगफल निकालना हो, मतलब इसको हम जब हल करेंगे तो आपको पता है कि द्विघात बहुपद के 2 शून्यक निकल करके आएंगे, तो दोनों शून्यकों का योगफल कितना होगा और दोनों का गुणनफल कितना होगा, बात समझ आ रही है। अब यह द्विघात समीकरण है या द्विघात बहुपद है, तो हम बताए हैं अभी आपको कि जितने घात वाला बहुपद होगा उसके उतने शून्यक आएंगे, तो यह द्विघात वाला क्या है, बहुपद है। तो द्विघात बहुपद का अगर जो शून्यक निकल करके 2 आया है तो उसको जोड़े तब कितना आएगा और उसको गुणा करे तब कितना आएगा। तो हमारे पास 2 तरीका है, या तो इसका हम हल करके दोनों शून्यक निकाल करके तब जोड़े और तब गुणा करें, हमारे पास एक और तरीका है जो सूत्र की सहायता से निकालते हैं। तो शून्यकों का अगर मुझे योगफल पता करना होगा तो यक्स का यानी माइनस एक्स, एक्स है जो इसका गुणांक, अब बट्टे में एक्स स्क्वायर का गुणांक अगर कर देंगे ना तो उसका योगफल आ जाएगा। और अगर गुणनफल करना चाहें, गुणनफल करना चाहें तो हम कर सकते हैं क्या, अचर पद, अचर पद अब बट्टे में क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, अचर पद क्या है, सी है, और एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है, यानी सी बट्टे ए कर देंगे तो क्या हो जाएगा, उन दोनों शून्य जो निकलेंगे उसके वो दोनों का गुणनफल निकल जाएगा, ठीक है। तो इसी को हम करेंगे, अगर मान लिए, चलिए मान लिए कि जो द्विघात बहुपद दिया गया है उसके अगर शून्यक अल्फा प्लस बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो कहेंगे सर जी अल्फा प्लस बीटा, इसी को लिख रहा है शून्यकों का योगफल, मतलब हमने शून्यक मान लिया अल्फा और बीटा है, तो शून्यकों का योगफल हो जाएगा देखिए बी इसका गुणांक है तो यह हो जाएगा माइनस बी, अब बट्टे में क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर गुणांक ए, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई, ठीक है, किसी को दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यह सूत्र याद रखिए या यह सूत्र याद रखिए, दोनों याद रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमें शून्यकों का गुणनफल निकालना है तो क्या हो जाएगा, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, गुणा कर लेंगे अल्फा, दो शून्य है तो, और हो जाएगा क्या, सी बाई ए, ठीक है, सी क्या है अचर पद और एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है ए। तो यह फार्मूला मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके लिए, इसको आपको क्या करना है, रखना है, याद रखना है, दोनों फार्मूला को एकदम दबा करके याद रखिएगा। बोर्ड एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनना ही बनना है, बिना किसी झिझक के यहाँ प्रश्न बनाते हैं, और याद रखिएगा यहाँ से इस चीज को हमें याद रखना ही रखना है, ठीक है। एक और सूत्र अभी हमें क्या करना है, याद रखना है, एक सूत्र को और याद रखना है, ठीक है। यदि दोनों शून्य पता हो
ठीक है, दोनों शून्य क्या हो पता हो, यही हम लिख ले रहे हैं। यदि दोनों शून्य ज्ञात हो, दोनों शून्य क्या हो ज्ञात हो, ज्ञात हो, तो द्विघात समीकरण क्या होगा, द्विघात समीकरण क्या होगा। यानी अगर शून्य पता है आपको, दो शून्य दिए गए हो और उस शून्य की सहायता से आपको द्विघात समीकरण बनाना हो, तो उसके लिए एक और फार्मूला आप तैयार रख सकते हैं। वो फार्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस में बीटा इंटू में एक्स प्लस में होता है अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, इस तरीके से इस फार्मूले को याद रखना है। ठीक है, एक फार्मूला यहाँ है, एक फार्मूला यहाँ है और एक फार्मूला यहाँ, तीन फार्मूला आपको क्या रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट रूप में क्या रखना है, याद रखना है इस चैप्टर को पढ़ने के लिए। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों थोड़ा सा और हम चर्चा करना चाहेंगे कि अगर आप इसको प्रैक्टिस करना चाहते हैं, ठीक है, तो कंटिन्यूस वीडियो में बने रहिएगा। आगे हम क्या करेंगे, इसका प्रैक्टिस करवाएंगे, डिटेल में बताएंगे कि आखिर में इन दोनों का योगफल कैसे माइनस बी बाई ए होगा, इसकी सत्यता की हम क्या करेंगे, जांच भी करेंगे। ठीक है, लेकिन एक सवाल क्या करेंगे, आपको मैं जरूर यहाँ पे सॉल्व करके बताऊंगा, जिससे आप क्या कर सके, कंसेप्ट आपका क्लियर हो सके। ठीक है, मान लीजिए मेरे पास एक सवाल है, एक्स स्क्वायर धन में 8x धन में क्या है 15, कैसा दिखाई दे रहा है, तो कहेंगे सर जी ए एक्स स्क्वायर धन में बी एक्स धन में सी, इसी जैसा दिखाई दे रहा है बिल्कुल। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, दो तरीका है हमारे पास। कितने तरीका है, दो तरीका। ठीक है, दो तरीका है मेरे पास। अगर कहें कि बताइए इसके शून्यकों का योगफल ज्ञात कीजिए, शून्यकों का योगफल ज्ञात कीजिए, शून्यकों का योगफल क्या होगा, अर्थात अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, और एक शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, मतलब क्या है अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या आएगा। तो हमारे पास दो तरीका है, एक तो सूत्र का सहारा ले लें और दूसरा बिना सूत्र का हल करें। तो सबसे पहले हम बिना सूत्र का हल करेंगे, फिर बाद में आएंगे सूत्र पे हल करेंगे। ठीक है, तो इसका गुणनखंड करने के लिए आप जानते हैं एक्स स्क्वायर धन 8x और प्लस में क्या है 15 बराबर में क्या हो जाएगा 0। इसका आप गुणनखंड करिए, तो सबसे पहले 15 का खंड करेंगे तो आएगा 5 3 15 और 5 3 को जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 5x प्लस में क्या होगा 3x और प्लस में कितना होगा 15 बराबर में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है 0 हो जाएगा। अब इसको जोड़ा बना लीजिए, x कामन लीजिए तो यह हो जाएगा x प्लस 5 और यहाँ प्लस में 3 कामन लेंगे तो x प्लस में 5 बराबर में क्या हो जाएगा 0। यहाँ x प्लस 5 दो जगह दिखाई दे रहा है, यहाँ और यहाँ, तो x प्लस 5 एक में हो जाएगा, x प्लस 3 क्या हो जाएगा एक में हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा 0। ठीक है, इस तरीके से आपने सवाल को हल किया होगा, गुणनखंड किए होंगे। तो यहाँ क्या कर सकते हैं, एक बार इसके बराबर 0 मानिए, एक बार इसके बराबर 0 मानिए। तो अगर हम x प्लस 5 बराबर 0 मानते हैं तो यहाँ से x का मान -5 आएगा, जाहिर सी बात है। और यहाँ x प्लस 3 बराबर 0 मानते हैं तो x का मान कितना आएगा -3 आएगा। ठीक है, इस तरीके से दो मान निकल करके आए x का, एक -5 और क्या आएगा -3। तो हमें निकालना है, जोड़ना है शून्यकों का योगफल। तो ये बताइए -5 और -3 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो कहेंगे सर जी -8 आएगा, जोड़ दिए। शून्यकों का योगफल कितना आ गया -8, शून्यकों का क्या है योगफल है। ठीक है, शून्य को क्या है योगफल है। अगर हम कहें गुणनफल कितना आएगा तो इसका गुणा करेंगे तो माइनस माइनस से गुणा होगा क्या होगा प्लस हो जाएगा, 5 3 कितना हो जाएगा 15, तो 15 क्या है गुणनफल है, गुणनफल है। तो शून्यकों का योगफल कितना आ गया -8, गुणनफल कितना आ गया 15। अब इसी चीज को हम सूत्र की सहायता से हल करें तो हम लोग को पता क्या है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है क्या माइनस का बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा बराबर अल्फा इंटू बीटा अर्थात गुणनफल बराबर क्या होता है सी बाई ए। ठीक है, इस सूत्र की सहायता से लगाना है। तो सूत्र की सहायता से कैसे लगाएंगे, बिल्कुल आसान है। मतलब बी के जगह पे क्या दिखाई दे रहा है, तो कहेंगे सर बी के स्थान पे 8 दिखाई दे रहा है, ए के स्थान पे क्या दिखाई दे रहा है, ए के स्थान पे कुछ नहीं तो 1 दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो हम रख दें इसमें तो यह हो जाएगा माइनस बी के स्थान कितना है 8 बट्टे में क्या होगा 1, और 1 को कोई
नीचे हर के रूप में रखता नहीं है तो क्या हो जाएगा -8। क्या यहाँ पर जो गुणन शून्यकों का योगफल आया -8, क्या यहाँ शून्यकों का योगफल -8 आ रहा है? कैसे? बिल्कुल आ रहा है। अब गुणनफल चेक करिए। गुणनफल सी के स्थान पर कितना दिखाई दे रहा है? कहीं सी के स्थान पर तो 15 दिखाई दे रहा है। ठीक है, ए यहाँ ए के स्थान पर कितना दिखाई दे रहा है? 1, तो 15 बट्टा क्या हो जाएगा 1। इसको हल करेंगे तो कितना आएगा 15। क्या यहाँ पे गुणनफल 15 आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। तो इसी चीज से बचने के लिए, इतना प्रैक्टिस न करना पड़े, इतना गुणनखंड न करना पड़े, आप इन दोनों सवालों का यानी दोनों सूत्रों का इस्तेमाल करके तुरंत मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल निकाल सकते हैं। याद रखिएगा, याद रखने वाली बात क्या है कि मूल कहिए, इसी को मूल कहिए, इसी को शून्य कहिए। ठीक है, शून्य कहिए, मूल कहिए, जो भी आपको कहना कहिए। ठीक है, मूल भी वही होता है, शून्य भी वही होता है। ठीक है, मूल कह सकते हैं या फिर क्या कह सकते हैं? शून्य। तो मूलों का योगफल, मूलों का गुणनफल। इस तरीके से जब आप सवाल क्या करेंगे, इस तरह सूत्र आप जब याद रखेंगे, तभी जाकर के सभी सवालों का आप जवाब दे सकते हैं अगले टर्म में। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा, सीरीज अच्छा लग रहा होगा, तो दोस्तों के पास शेयर करिए, उनको बोलिए कि इस चैनल पे बिल्कुल बेसिक तरीके से चीजें सिखाई जाती हैं, समझाई जाती हैं और बताई जाती हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथी।